गुड मॉर्निंग क्लास 12 बी। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पेयर प्रोडक्शन पढ़ा था कि पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। पेयर प्रोडक्शन में चिल्ड्रन मैंने बताया था कि जब एक एनर्जेटिक गामा फोटोन मीन्स ऐसा गामा फोटोन जिसमें बहुत अधिक एनर्जी हो, ऐसा कोई गामा फोटोन जब किसी सब्सटेंस पे हम इंसिडेंट करते हैं तो उस सब्सटेंस में के एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो उस गामा फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने में से दो पार्टिकल, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन, इमिट करता है। इस फिनोमिना को हम लोग पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। पेयर प्रोडक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेयर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक हो गया इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने -1 बीटा 0 सिंबल से लिखा हुआ है और दूसरा है पॉजिट्रॉन +1 बीटा 0। अब यहाँ पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन बच्चों इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, बस ये पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, इसमें +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा और दोनों के मास सेम होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास 9 इंटू 10⁻31 kg होता है तो इसका भी वही होगा, ठीक है। और इस पार्टिकल के बारे में बताया था किसने? एंडरसन ने बताया था। ये मैंने लास्ट चैन पे बात करी थी। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए एक यहाँ पे मैंने एनर्जी दी, गामा फोटोन क्या है? एनर्जी है, और उससे क्या हो रहा है? दो मास पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, तो एनर्जी यहाँ मास में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन का। जब कभी भी एनर्जी लॉस होगी तो वो मास में कन्वर्ट होगा, और जब कभी भी मास लॉस होगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब बात आती है कि जो ये गामा फोटोन h न्यू एनर्जी का है, इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि पेयर प्रोडक्शन की फिनोमेना हो, यानी गामा फोटोन किसी सब्सटेंस के न्यूक्लियस पे इंसिडेंट हो और उससे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इमिट हो। तो उसके लिए एनर्जी अगर मुझे निकालना है तो मैंने E=mc² फार्मूला लगाया है। m जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के मासेस सेम होंगे, 9.1 इंटू 10⁻31 c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसमें पुट कर दिया तो ये एनर्जी जूल में आ गई। लेकिन अगर इस एनर्जी को मुझे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 1.02 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी अगर हमें पेयर प्रोडक्शन की फिनोमेना देखनी है तो किसी सब्सटेंस पे जो आप गामा फोटोन इंसिडेंट करेंगे उसकी एनर्जी एटलीस्ट 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अगर सपोज कर लो कि जो गामा फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो उस केस में पेयर प्रोडक्शन की फिनोमेना नहीं होती, बल्कि एक नई फिनोमेना होती है जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी जो गामा फोटोन हम इंसिडेंट कर रहे हैं अगर उसकी एनर्जी 1.02 MeV से कम होगी तो उस केस में पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना होगी, ठीक है। अब यहाँ दूसरा वर्ड है पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन बिल्कुल इसकी रिवर्स फिनोमेना है, पेयर प्रोडक्शन की रिवर्स फिनोमेना है। जैसे इसमें एनर्जी से मास पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, अब रिवर्स में क्या होगा? मास से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी जब कभी भी ये जो इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिट्रॉन है आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो पहले तो मैंने ये लिख दिया कि इट इज़ द रिवर्स फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन। जब कोई इलेक्ट्रॉन -1 बीटा 0 और एक पॉजिट्रॉन +1 बीटा 0 आपस में कंबाइन करता है, रिकम्बाइन करता है, तो उससे दो गामा फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। इस फिनोमेना को पेयर एनिहिलेशन कहते हैं। अब आप कह सकते हैं सर पीछे तो केवल गामा फोटोन, एक सिंगल गामा फोटोन था, लेकिन यहाँ दो गामा फोटोन क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं? होंगे बच्चों दो गामा फोटोन, लेकिन जैसे यहाँ बताया था कि एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 1.02 MeV। इसमें हर एक गामा फोटोन की एनर्जी 0.51 होती है। यानी दोनों गामा फोटोन की एनर्जी कितनी होगी?
0.51 MeV और अगले की भी 0.51 MeV। तो जब इनको हम प्लस करेंगे तो ये 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो एक सिंगल गामा फोटोन ही प्रोड्यूस हो जाता, क्या ज़रूरत है दो गामा फोटोन 0.51 की प्रोड्यूस हुई। बच्चों दो लॉज ऐसे हैं जो कभी भी वायलेट नहीं होने चाहिए, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए यहाँ दो गामा फोटोन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ दो ही प्रोड्यूस होना जरूरी है, क्यों? जिससे कि मोमेंटम भी कंजर्व रहे, ठीक है। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कि एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास, यानी 1 AMU कितनी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्वल होता है। जब हमें ये पता चल गया कि मास एनर्जी रिलेशन में कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 AMU को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी कितनी आएगी उसको हमें निकालना है। तो आप जानते हैं कि 1 AMU की वैल्यू क्या होती है। 1 AMU की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, लास्ट लेक्चर में निकाला था कि 1 AMU की जो वैल्यू होती है 1.660565 था, तो मैं 05 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होती है। ये मास है। नाउ बाई आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, now by Einstein's mass energy relation, डेल्टा E इज इक्वल टू होता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा M की वैल्यू आपको मालूम है, ऊपर लिखी हुई है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको जब पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो जो एनर्जी आएगी वो जूल में आ जाएगी। 1.6605 इंटू 10⁻⁻27, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16। इससे एनर्जी जूल में आ जाएगी चिल्ड्रन। अब मैं इस एनर्जी को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर रहा हूँ। तो पीछे भी हम लोग ने देखा था कि अगर जूल को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से डिवाइड कर देते हैं, और जब इसको डिवाइड कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 931.5 MeV आ जाती है। यानी जब कभी भी 1 AMU के बराबर मास डिफेक्ट होगा उससे 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। देयरफॉर हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ 1 AMU की जो एनर्जी होती है वो 931.5 MeV के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब चिल्ड्रन नेक्स्ट हेडिंग है पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन, देखिए किसी भी सब्सटेंस का जो मास डिफेक्ट होता है, मास डिफेक्ट मतलब जब न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा होगा तो उसमें कुछ मास उसका कुछ कम हो जाता है, यानी मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होता है और मास ऑफ न्यूक्लियस कम होता है। तो न्यूक्लियॉन्स का मास और न्यूक्लियस के मास के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, ये एक रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट डेल्टा M to the mass number capital A for any nuclei is called, पैकिंग फ्रैक्शन को मैं शॉर्ट में PF लिख दे रहा हूँ,
packing is called packing friction of that nuclei. चिल्ड्रन पैकिंग फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. इंपॉर्टेंट टर्म जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि पेपर में आने वाला टर्म है. किसी सब्सटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू डिसाइड करती है कि उसका न्यूक्लियस स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, कैसा होगा. अगर कभी भी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो उस केस में न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है. ठीक है. और पैकिंग फ्रैक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो मैंने आखिरी में लिख रखा हुआ है कि पैकिंग फ्रैक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस. यानी पैकिंग फ्रैक्शन से दो चीज़ें हमें पता चलती हैं, कितनी न्यूक्लियर एनर्जी किसी न्यूक्लियस में होगी और वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा या नहीं होगा. ठीक है. अब कुछ हेडिंग्स हटा दी गई हैं इस बार के लिए. तो अगली जो हेडिंग है वो है न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? देखिए, अगर कोई एलिमेंट है जिसका मास नंबर 230 से ज़्यादा है, जैसे कि यूरेनियम 235, ठीक है ना, तो ऐसे सब्सटेंस पे जब हम न्यूट्रॉन्स की स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, थर्मल न्यूट्रॉन्स भी बोलते हैं इसको, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की जब हम बम्बार्डमेंट करते हैं तो यूरेनियम 235 देखिए 236 में कन्वर्ट हो जाता है और यूरेनियम 236 अनस्टेबल होता है. तो तुरंत ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, बेरियम और क्रिप्टन में, और कुछ नए न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. ये जो फिनोमेना है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन. तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू नियरली इक्वल masses ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. ठीक है. ये रिएक्शन आपको याद करनी है. एक एटम के फिजन से बच्चों 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन किसी भी सब्सटेंस में तो मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे. तो न्यूक्लियर फिजन से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजन इज एन इनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी. अब न्यूक्लियर फिजन भी देखो, यहाँ पे जब फिजन हुआ है, न्यूट्रॉन करता है यूरेनियम का फिजन, लेकिन रिएक्शन के बाद एक की जगह तीन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये 3 न्यूट्रॉन्स अगर किसी यूरेनियम एटम के कांटेक्ट में आ गए तो ये यूरेनियम का फर्दर फिजन कर देंगे और फिर हर बार 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे. तो ये फिजन की पूरी एक चेन बन जाएगी और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है. हम कुछ सेकेंड्स में, कुछ माइक्रो सेकेंड्स में जा कर के पूरा फिजनेबल मटेरियल का फिजन हो जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन द नंबर ऑफ फिजन टेकिंग प्लेस at each successive state goes on increasing at a rapid rate. बिल्कुल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं होता, स्क्वायर टाइम्स क्यूब टाइम्स इंक्रीज करता जाता है. अब चेन रिएक्शन 2 टाइप की होती है. एक होती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और दूसरी है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. अगर आप चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर ले रहे हैं, यानी जो ये 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं इसको अगर हम किसी तरह एब्जॉर्ब करा दें, ये गायब हो जाए, तो क्या होगा? रिएक्शन को हम कंट्रोल कर लेंगे. और अगर ये फर्दर फिजन करेंगे तो फिर चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी. एटम बॉम्ब में यही कॉन्सेप्ट होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. तो मैंने लिख दिया है कि अगर मेरे पास फिजनेबल मटेरियल बहुत ज़्यादा है, उसका साइज उसका मास जो है क्रिटिकल मास से ज़्यादा है. क्रिटिकल मास वो मास होता है कि जितने मास की ज़रूरत होती है किसी भी सब्सटेंस के फिजन के लिए. ठीक है. जब कभी भी फिजनेबल मटेरियल का मास क्रिटिकल मास से ज़्यादा होता है तो जो चेन रिएक्शन की जो फिनोमेना है वो बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट होती है. ठीक है. और पूरा का पूरा सब्सटेंस बहुत कम समय में एक्सप्लोड कर जाता है, फिजन हो जाता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ
इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। लेकिन अगर मुझे कंट्रोल चेन रिएक्शन की बात करनी है तो किसी भी सब्सटेंस से हम इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करा देते हैं और बस उतने ही न्यूट्रॉन्स को रहने देते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है। अच्छा, बेरियम की जो रॉड होती है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन्स होती हैं, तो वो उसके लिए हम लोग बेरियम रॉड्स का यूज़ करते हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो ये कंट्रोल चेन रिएक्शन हो गई। कंट्रोल चेन रिएक्शन के एग्जाम्पल में न्यूक्लियर रिएक्टर आता है और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन के एग्जाम्पल में एटम बॉम्ब। इसका एग्जाम्पल है एटम बॉम्ब और दूसरे का एग्जाम्पल है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे।